बच्चों आज हम लोग 20 मिनट्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सुपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जिससे आप बहुत कम समय में बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। आसान भाषा में फिजिक्स सीखनी है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स, चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कई बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो ज्यादा आसानी होगी। तो बहुत आसानी से आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका स्टोर सेक्शन में जाइए। अरविंद एकेडमी ऐप को ओपन करने के बाद यहां आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अंदर जितने भी पीडीएफ है सब अनलॉक है, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। तो बस अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर अपनी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस लगाना हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं व्हाइट कलर है तो नीला ले लेता हूं। तो लिखा है फिगर 8.5, ये फिगर 8.5 है। देखिए, शोज ए कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स। ये कैपेसिटर है, ये आ चुका है बोर्ड में, दो सर्कुलर प्लेट से मिलकर बना है। ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडियस है, ये जो रेडियस आर है, मैंने अलग से लिखा, ये आर आपकी कितनी है 12, और सेंटीमीटर भी लिख दो लगे हाथ। एंड सेपरेटेड बाई 5 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो डी है वो आप 5 सेंटीमीटर है। यहां पे जगह कम है, 5 लिख देते हैं। चलो, द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर। कह रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स से आपने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, जो इस फिगर में नहीं दिख रहा है। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू दिस वन। जो चार्जिंग करंट थी वो 0.15 एम्पियर के आजू बाजू है। तो कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए यहां पर रेडियस दिए 12 सेंटीमीटर, डी दिया 5 मिलीमीटर। ये देखिए यहां पर, तो सबको ये 5 सेंटीमीटर की जगह हमारे ख्याल से 5 मिलीमीटर है जहां तक, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, मिलीमीटर कर लेते हैं। और प्लेट एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल गया। अब आपका ये पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस निकालो भाई। तो एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तो हमने कैपेसिटर वाला फॉर्मूला पढ़ ही रखा है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, रेडियस यहां से डाल दीजिए। ये आपकी रेडियस पड़ गई ऊपर वाली, 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर ये, और अपॉन बीच का सेपरेशन। ये आपके वैल्यू आ गई 80.1 इंटू 10⁻12 फैरेड या 80.1 पीको फैरेड। ये क्या है, इसका कैपेसिटेंस है। दूसरा, अब आपको निकालने को बोला है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, रेट ऑफ चेंज निकालना। तो हम जानते हैं Q इजिकल टू CV होता है भाई। इसमें जो फॉर्मूला लगाते हो कैपेसिटर में, Q इजिकल टू CV लगाते हो। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dQ अपॉन dt, तो ये वैल्यू हो जाएगी C dV अपॉन dt। तो ये dQ अपॉन dt क्या होता है, I के बराबर। तो I इजिकल टू C dV अपॉन dt। तो dV अपॉन dt किया हुआ I बाई C। अब I की वैल्यू यहां दे रखी थी 0.15 एम्पियर, ये रख दी। और C था कैपेसिटेंस, ये आपने निकाला था 80.1 पिको फैरेड। तो 80.1 इंटू 10⁻12, ये इसको डिवाइड किया तो 1.875 इंटू 10⁹ वोल्ट पर सेकंड ये आंसर आ गया। देखिए इंटरेस्टिंग है, थोड़ा किए रहेंगे तो आसानी से कर सकेंगे, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। तो ये आप पहला वाला पार्ट हमारा हो जाता है। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। अब इसके लिए मैंने दूसरी स्लाइड में यहां पर इसकी बात कर रहे हैं किया, जैसे आसानी से साफ साफ आपको दिखाई पड़े। फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देखिए क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की जो आई की प्रॉपर्टी होती है करंट की, वो कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी होती है। तो जितना इस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कंडक्शन करंट के बराबर होगी। जब हम कैपेसिटर चार्जिंग की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आईसी की वैल्यू आईडी के बराबर होती है। इस केस में कैपेसिटर, हमेशा नहीं, कैपेसिटर चार्जिंग में हर केस में समझ लेना, ठीक। तो आईडी की वैल्यू आई के बराबर हो गई, जो कि 0.15 एम्पियर के बराबर है। यहां पर जो लिखा था यही जो करंट थी, यही आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हो जाएगी। बढ़िया। अब कह रहा है कि इस किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल जो होता है ना, केसीएल जिसे आप बोलते हो, वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एक्सप्लेन। क्या ये वैलिड है? तो ये यस एज द सम, क्योंकि यहां पर आपको बीच में तो करंट जा नहीं रही थी कंडक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जा रही है। भाई इसकी प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट थोड़ी होती है। आई प्लस आई डी कॉन्टिन्यूअस है,
तो ये यहाँ आई प्लस आई डी कॉन्टिन्यूअस है, तो किरचॉफ लॉ यहां पर वैलिड है। यहां पर आने वाली करंट बराबर जाने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट है और आने वाली कंडक्शन करंट है। फिर यहां पे आने वाली डिस्प्लेसमेंट है और जाने वाली आपकी कंडक्शन करंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, आपके एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था मतलब। आगे देखते हैं, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 8.6 ये फिगर है, मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस आर बराबर 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस दे रखी है, मैं लिख नहीं रहा हूं, दिया है। हैज ए कैपेसिटेंस सी बराबर 100 पिकोफैरेड। इसका कैपेसिटेंस भी दिया है 100 पिकोफैरेड के बराबर है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट एसी सप्लाई। इसको हमने ये देखिए एसी सप्लाई से 230 वोल्ट की एसी, जब बोला जाता है 230 वोल्ट की एसी तो वो आरएमएस वैल्यू होती है, इसको पकड़ के रखिएगा। विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो ओमेगा है वो 300 रेडियन पर सेकेंड है। अब व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट? ये कह रहा है कंडक्शन करंट की आरएमएस वैल्यू बताओ। आर है 6 सेंटीमीटर, सी है 100 पिकोफैरेड यानी 10 की पावर -10 फैरेड, वी आरएमएस है 230 वोल्ट दे रखा है, ओमेगा है 300 रेडियन पर सेकेंड। अब एक्सी की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। अब ये एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो आई आरएमएस कितनी हो जाएगी? आई आरएमएस हो जाएगा वी आरएमएस अपॉन एक्सी। ये आप जानते हैं, एक्सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी पुट कर दो, ये ओमेगा सी वी आरएमएस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं यहां पर। तो आई आरएमएस हो गया वी आरएमएस इंटू ओमेगा सी, तो वी आरएमएस कितना है 230 वोल्ट, और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 300 इंटू 10 की पावर 300, और ये सी हो गया 10 की पावर -10 फैरेड का कैपेसिटेंस, मल्टीप्लाई किया 6.9 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर या 6.9 माइक्रो एम्पियर। ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी? आरएमएस की वैल्यू। तो ये आपको पूछा जाए तो इस तरह निकालिएगा, ऐसे सवाल इसमें खूब आते हैं। इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट? अब देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज पूछी, यहां बच्चा गलती करता है। अभी तक जो आप फिगर देखते थे उसमें ये जो कैपेसिटर्स होते थे उसको हम बैटरी से नॉर्मली कनेक्ट करके चार्ज कर रहे थे। तो यहां पर तो आपने कह रखा था कि आईसी बराबर आईडी होगा भाई, है ना? लेकिन यहां अल्टरनेटिंग करंट है, यहां डीसी करंट तो है नहीं। क्या इस केस में भी ऐसा होगा? तो आंसर है जी हां, बिल्कुल होगा। तो आईडी बराबर आईसी इस केस में भी होगा, इवन इफ आई इज ऑक्सिलेटिंग इन टाइम। मतलब अगर अल्टरनेटिंग करंट भी फ्लो हो रही है या अल्टरनेटिंग सोर्स भी लगा है तो भी आईसी बराबर आईडी होगा। ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर चार्जिंग के केस की हम बात कर रहे हैं, कैपेसिटर वाले केस की बात कर रहे हैं। हर जगह आईसी बराबर आईडी नहीं होता, इस केस में होता है। इस केस में चाहे डीसी करंट हो, ये डीसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है, दोनों ही केस में आईसी बराबर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बड़ा फाइन पॉइंट है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो क्लैरिटी नहीं होगी तो गलती हो जाएगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है अलोंग जेड एक्सेस। ध्यान दीजिएगा, किस एक्सेस में जा रही है? जेड एक्सेस में। What can you say about the direction of its electric and magnetic field vectors? कह रहा भैया E का डायरेक्शन एंड B का डायरेक्शन बताओ, जबकि वेव का प्रोपोगेशन प्लस Z डायरेक्शन में। प्रोपोगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, अगर इस वेव की फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज है व्हाट इज द वेवलेंथ? तो हमें लैम्डा बताओ। बड़े बढ़िया तरीके से सवाल करेंगे। हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मालूम है, उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला या गाइडलाइन है? ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो अगर जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो आप जब राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे तो ऐसे पंजे को मोड़ेंगे राइट हैंड वाले, तो अंगूठा आना चाहिए जेड एक्सिस में, तो ऐसे ही तो मोड़ पाओगे। तो ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये वाई और जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये इसके डायरेक्शंस होगा, उसको ध्यान रखिएगा। ये जो एक्स वाई जेड भी बनाते हैं ना, ये शायद आपको टीचर ने ना बताया हो, एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बनाते हैं वो भी राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो होनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि कहीं भी बना, ऐसा नहीं बना सकते कि हमने एक्स बना दिया इधर और वाई बना दिया इधर और जेड बना दिया इधर।
तो ये अगर किसी किताब में बना है तो गलत है, क्योंकि आप जब इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे तो एक्स की डायरेक्शन से वाई में मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर है, यानी ये जेड इधर अंदर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था एक्स वाई जेड एक्सेस जो बनाया जाता है उसके दो रूल होते हैं, एक तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, दूसरा रूल राइट हैंड स्क्रू रूल को फॉलो करना चाहिए। खैर आप समझ पाए होंगे। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, 30 मेगाहर्ट्ज, 30 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। लेमडा क्या होता है? सी अपॉन न्यू। तो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 इंटू 10 की पावर 8 है, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है ये 30 इंटू 10 की पावर 6। अब डिवाइड मार दीजिए, 30 काट पीट देंगे, ये तो ये देखिए, ये 10 की पावर 7 ऊपर मारिए, 3 कट गया, तो 10 मीटर आ गया, यानी इसकी वेवलेंथ कितनी है? 10 मीटर। ये आंसर हो गया। ऐसे सवाल बोर्ड में आए हुए सवाल हैं सारे, जो आप प्रेम से इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान बस रखना होता है। अगला क्वेश्चन, ए रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन दी 7.5 हर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज तक आप ट्यूनिंग कर सकते हैं किसी रेडियो की। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड? भाई एक होता है ना, जैसे एफएम रेडियो एफएम या जो भी एक बैंड दिया जाता है, उसमें फ्रीक्वेंसी का बैंड दिया है, वेवलेंथ का बैंड निकालना है। तो बहुत ही आसान सवाल है बेटा। न्यू वन की वैल्यू है 7.5 मेगाहर्ट्ज, ये न्यू वन इसको कह दो, न्यू टू इसको कह दो, बड़ी वाले को। तो 7.5 इंटू 10 की पावर हर्ट्ज हो गई, और न्यू टू हो गया 12 मेगाहर्ट्ज, यानी 12 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। अब लेमडा वन निकाल लेंगे तो सी अपॉन न्यू वन। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, हम जानते ही हैं। न्यू वन की वैल्यू यहां से पुट कर दी, 7.5 इंटू 10 की पावर 6 सॉल्व किया तो 40 मीटर की वेवलेंथ आ गई लेमडा वन। अब इसी तरह लेमडा टू निकाल लो, ये रहा लेमडा टू। तो सी अपॉन न्यू टू, सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8, न्यू टू का मतलब है 12 इंटू 10 की पावर 6, ये दे रखा था 12 मेगाहर्ट्ज। आपने डिवाइड मारा, 25 मीटर आ गया। अब ये बैंड हो गया भाई 25 से 40 मीटर या 40 से 25 मीटर, ये वेवलेंथ का बैंड है, यही ये पूछ रहे थे, ये आपका आंसर आ चुका है। सो सिंपल, बस ध्यान रखिए कैसे निकालते हैं। आइए एक सवाल और निकालते हैं। लिखा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ ए हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज। मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, नहीं कह रहा है बी नॉट, इस बी नॉट की वैल्यू है 510 नैनो टेस्ला। बड़ी अच्छी बात है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट? ई नॉट पूछा है, बताओ। ये जो सवाल होता है, ये एक नंबर के सवालों में बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। वो बेसिकली एक रिलेशन होता है ना, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, उसी का इस्तेमाल कराया जाता है। तो बी नॉट हो गया 510 नैनो टेस्ला, यानी 510 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला, और C होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट। अब यहीं से अगर आपको ई नॉट निकालना है तो C इंटू बी नॉट हो गया। C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, अब बी नॉट की वैल्यू यहां से निकाले थे 510 इंटू 10 की पावर -9, ये रख दीजिए यहाँ पे। तो 153 न्यूटन पर कूलाम, ये आपकी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की। ये जो रिलेशन है यहाँ पे लिखा है ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, थोड़ा सा और बता दूं, ये कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लोगे तो भी ये इक्वल सी के रहता है, या ई आरएमएस वैल्यू ले लोगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर सवालों में कल को ट्विस्ट आ जाए तो आप ये पूरा फॉर्मूला याद रखिए, यानी ई अपॉन बी का जो रेशियो है हमेशा आपको सी ला के देगा, चाहे वो एम्पलीट्यूड का रेशियो, चाहे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का रेशियो, या ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस हो, है ना। तो ये बड़े काम का फॉर्मूला है, और इस पे सवाल बहुत आते हैं आपके बोर्ड में। अच्छा एक सवाल और लेते हैं। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई नॉट, दे रखा है 120 न्यूटन पर कूलाम, ई नॉट की वैल्यू, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज। बढ़िया। डिटरमाइन बी नॉट, ओमेगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, वेव नंबर एंड लैम्डा, और फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी। तो देखिए ये बी नॉट होता है ई नॉट अपॉन सी, अभी हमने देखा था। अब इसको ई नॉट की वैल्यू है 120 न्यूटन कुलाम, और सी है 3 इंटू 10 की पावर 8, डिवाइड मार दीजिए तो बी नॉट निकल के आ गया 4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। ये तो यानी जो बी नॉट पूछा था हमने निकाल लिया। ओमेगा की बात करेंगे तो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू न्यू, तो 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, और न्यू की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी वो 50 मेगाहर्ट्ज है। ये 50 मेगाहर्ट्ज की कहानी यहां पर पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 इंटू 10 की पावर 8 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका ओमेगा आ गया।
बड़ी प्यार से निकाल लिया। अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट के क्या होता है, जिसे आप 2π/λ भी कहते हैं या ओमेगा अपॉन सी भी कहते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू है 3.14 इंटू 10⁸, ये ऊपर निकालिए, और सी में मालूम है 3 इंटू 10⁸, ये 3 10⁸, 10⁸ काट दो, ये करीब करीब 1 या 1.05 पर मीटर इसका आंसर आ गया। ये क्या निकाला हमने, सी के सॉरी। अब लेमडा, अब हम जानते हैं कि लेमडा की वैल्यू होती है सी अपॉन न्यू, तो सी की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁸ और न्यू हो गया 50 इंटू 10⁶। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, 6 मीटर आ जाएगा। अच्छा, यहां पर इस तरह से भी आप लेमडा निकाल सकते थे। ये देखिए एक फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2π/λ। तो अगर आप चाहते तो ऐसे भी निकालेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी 2π/k। तो 2π की वैल्यू जो होती है 2 इंटू 3.14, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट ये निकाला था आपने। तो आप देखिए मोटे तौर पे अगर इसको k को लगभग 1 मान लें तो 3.14 का डबल करीबन 6 के आसपास आना चाहिए, जो कि आ रहा है, देखिए, है ना। तो ये इस तरीके, मैंने इसलिए बोला ये कई बच्चे इस तरह सोच सकते हैं, वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर ई एंड बी। ई एंड बी का एक्सप्रेशन निकालने की बात की गई है। तो ये जो गाढ़ा गाढ़ा बोल्ड लिखा होता है, कभी पेपर में भी आ जाए एनसीईआरटी में, तो उसका मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी में निकालना है ना। ई एंड बी बोल्ड लिखा हो, वरना तो एरो लगाते हैं हम लोग लिखते वक्त, लेकिन किताबों में कभी कभी ये मोटा सा लिख देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा। एनसीईआरटी में ऐसा बहुत किया है, उसका मतलब वेक्टर है। तो लेट वेव इज मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हम ये मान लेते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ई किधर हो जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ, और जेड हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा जेड एक्सिस की तरफ। एक्स वाई जेड, ये एक्स मान लीजिए, यहां बनाया तो नहीं, आगे नहीं बनाया, ये वाई मान लीजिए और ये जेड, ऐसे। तो इस डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो इसका कैसे इक्वेशन लिखेंगे, ये सवाल आजकल ट्रेंड में है आने में। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू जे कैप। ये होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वाई एक्सिस में ऑक्सिलेट कर रहा हो। तो ये ई नॉट की वैल्यू देखिए 120, हमने ई नॉट निकाली है, वो ई नॉट दे रखी इन्होंने 120 साइन, और के निकाली थी तो 1.05 इंटू एक्स, और ओमेगा की वैल्यू भी निकाली, वो भी रख दी इंटू जे कैप। ये हमारा ई वेक्टर निकल आया। अब इसी तरीके से बी वेक्टर निकालने हम गए, तो बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के कैप। के कैप क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। बी नॉट की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो 4 इंटू 10⁻⁷ साइन, और ये के पता ओमेगा पता, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दी। थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है लेकिन आपको दिख रहा है, ये टेस्ला आ गया। तो कहीं ई और बी आपको पूछा जाए तो इस तरीके से वैल्यू आप निकालिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आता है तो बच्चा सोचता है कहां से ये चैप्टर 8 में ये चीज पूछी जा रही है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा आपका रिवीजन करा दिया अच्छे से। अब मैंने आपके लिए ना श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए पीसीएम पीसीबी के, जो 2000 बोर्ड्स में इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी पैटर्न के पूछे जाते हैं, तो आपको यहां से सहूलियत होगी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, हर चैप्टर पे केवल 25 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली हैं, आसानी से लगा सकते हैं, फुली सॉल्व हैं, कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं, एंड 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, जो बोर्ड में जिस तरह के आते हैं। यानी इन कुछ, ये पूरा निचोड़ है एनसीईआरटी पीवाईक्यू और लेटेस्ट ट्रेंड का, जिसको लगा देने के बाद आप काफी हद तक अश्योर हो सकते हैं कि प्रिपरेशन आपकी ऑन द पॉइंट है। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चे चाहते हैं लगाना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में आइए, और यहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको लेकर अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्ट्रांग कर सकते हैं। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए और प्रिपरेशन को स्ट्रांग कीजिए। ये वीडियो कितना हेल्पफुल था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह की मदद आप चाहते हैं, जिससे मैं वैसे ही वीडियो बनाऊं जिससे ज्यादा बच्चों की मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बेटा।